क्या राजा बाबू, अब तो आपका एसएसटी का एग्जाम आ चुका है और आप अभी भी परेशान हो सकता हो परेशान हो, लेकिन आज मैं आपको लास्ट मिनट में आपको कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स दूंगा ना जिससे आपका एसएसटी का स्कोर बूस्ट कर जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और दूसरी चीज, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भी दे करके जा रहा हूं जिससे डेफिनेटली आप लास्ट टाइम पे उसको पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर मतलब बहुत बेस्ट हो जाएगा, मतलब बेस्ट नहीं, बेहतर से बेहतर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी देने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं आप लास्ट टाइम पे क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका स्कोर बूस्ट अप कर सकता है, और फिर लास्ट में तो आपको जो गिफ्ट देना है वो दे ही दूंगा। चलिए बताता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं। देखो हिस्ट्री आपका मतलब अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है ना, सारे उसके बढ़िया सा आप वहां से स्कोर निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर पे फोकस करना है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है ना, इसको बढ़िया से करो। नेशनलिज्म इन इंडिया आपको बेस्ट स्कोर दे करके जाएगा। इसमें आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, चौरी चौरा का इंसिडेंस हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स उसकी हो गई, उस पर फोकस करोगे ना तो यहां पे आपको एक बेस्ट स्कोर मिल जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से। और आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत ज्यादा आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है। ये वाला जो चैप्टर है ना, इससे बहुत कम और लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यंग इटली और यंग यूरोप ये किसने स्टैब्लिश किया था, ये ग्रुप जिसपे मैजिनी ने जो स्टैब्लिश किया था ना 1831 और 1833 में, ये आप अच्छे से याद रखना। जिसपे मैजिनी का जन्म कब हुआ था ये आप अच्छे से याद रखना। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो कि 1861 में हुआ था, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में हुआ था, ये दिमाग में सेट कर लो। अगर आप इस चैप्टर से ये सारी चीजें याद रखते हो तो मतलब मुझे लगता है बेहतर स्कोर बन जाएगा। और एक और क्वेश्चन, जोलेवेरिन कब आया था, 1834। ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब इस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। इसके साथ मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में आपको सिल्क रूट के बारे में अच्छे से याद रखना है कि सिल्क रूट क्या होता है ना। मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर से सिल्क रूट को दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मतलब यहां पे सेट कर लो। सिल्क रूट कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था ये याद रखना। इसके अलावा इसमें आपको कॉर्न लॉस क्या था ये जरूर से जरूर याद कर लेना कि कॉर्न लॉ ब्रिटेन में क्यों आया था और कैसे आया था, उसका रिजल्ट क्या था ये आपको बताना। और रिंडर पेस्ट डिसीज जो अफ्रीका में फैली थी, जो कैटल प्लेग डिसीज थी, वो बहुत ज्यादा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये लास्ट मिनट अगर आप पढ़ते हो तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा एक आपका जो चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लेना। गोमाशत क्या होते हैं ये अच्छे से याद कर लेना, गोमाशत की डेफिनेशन मल्टीपल टाइम पूछी गई है। इसके अलावा जो जॉबर्स होते हैं उनका क्या रोल था, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां पे एकदम बिल्कुल सेट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इन सारी चीजों को जरूर से जरूर फोकस करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा दो ग्रुप थे ना, एलिड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप, उसमें कौन कौन से लोग थे, मतलब कौन कौन से कंट्री शामिल थे, ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, देखो दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि प्रिंट कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। जैसे पहली बार प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहां पे आई थी, चाइना में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी, वो याद रखना। चाइना से प्रिंट टेक्नोलॉजी को यूरोप में मार्को पोलो लेकर के गया था, वो याद रखना। जॉन्स गुटेनबर्ग कहां का रहने वाला था, जर्मनी में का रहने वाला था, जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 19th सेंचुरी के इंडिया के किन्हीं 2 या 3 पोएट के नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना। राजा राम मोहन रॉय की जो बुक है ना संवाद कॉमेडी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है ना। केसरी मैगजीन किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक की, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ है। और प्रिंट कल्चर आने से, जब प्रिंट कल्चर आया तो प्रिंट कल्चर आने से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, है ना, या ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रिंट कल्चर का नेशनलिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन था, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में आप इन चैप्टर से जो जो मैंने आपको अभी बताए हैं लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डेटा और फैक्ट हैं इनको बिल्कुल एग्जाम में गलत मत लिखना, जो डेट्स हैं एकदम सही सही लिखना,
गलत डेट लिखोगे तो भूल जाओगे। मैं आपको लास्ट में डेट का सोल्यूशन दे दूंगा कि कौन कौन सी डेट याद करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को बिल्कुल दिमाग में रखना। जैसे आपका कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुआ था, तो किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक ने। ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। जैसे लाहौर सेशन जो 31 दिसंबर 1929 में हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू जी उसके प्रेसिडेंट थे, वो याद रखना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को दिमाग में सेट करके रखना। इसका सॉल्यूशन लास्ट में दे दूंगा कि कहां से पढ़ें, आपके लिए वो गिफ्ट लेकर के आया हूं, ठीक है। हिस्ट्री में जो बताया है ऐसे करोगे तो बढ़िया स्कोर बन जाएगा। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में है तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन ज्योग्राफी में पढ़ने तो सारे चैप्टर और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे। लास्ट टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कौन से चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको याद रखना है कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और आपके बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, है ना, अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल, है ना। इस ये आपको अपने दिमाग में बढ़िया से सेट कर लेना है। डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। ये अपने दिमाग में एकदम यहां पे एकदम चिपका लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। किससे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। इसमें रिसोर्सेज में एक सेक्शन है सॉइल वाला, है ना, याद है ना आपको? सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा, या सॉइल इरोजन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में सेट कर लेना। टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको मैं बताऊं, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं, और रेगर सॉइल का यूज कॉटन की फार्मिंग के लिए क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एलुवियल सॉइल के दो फॉर्म होते हैं, खादर और भांगर, है ना, न्यू और ओल्ड सॉइल वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। रेड सॉइल का रंग रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेटेराइट सॉइल जो होती है वो कहां पे ज्यादा पाई जाती है? केरला में पाई जाती है, ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं, यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब बनते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में। जैसे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनको जरूर याद रखना। उनकी लोकेशन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से मतलब यहाँ पे मेन फोकस होता है, उस पूछा जाता है। परमानेंट फॉरेस्ट इंडिया में कितना है ना, मध्य प्रदेश में कितना है? 75%, वो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं, मतलब वैसे तो मतलब अगर आप पूरा पूरा चैप्टर आपको में इंपॉर्टेंट चीजें बता ही रहा हूं, इसके अलावा देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था, याद है ना आपको? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में सबसे पहले उड़ीसा में आया था, वो दिमाग में सेट कर लेना। इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन मतलब रिपीटिंग मोड में पूछा जाता है ना। इसके अलावा आपकी जो कम्युनिटी थी वो कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में बढ़िया से सेट करके रखना। चिपको मूवमेंट क्या था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको भी आप दिमाग में रखिएगा। एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं ना, फूड क्रॉप्स क्या होती है, कैश क्रॉप्स क्या होती है ना, मिले और क्या कहते हैं कोरस क्रॉप्स क्या होती है, उनके एग्जांपल बताना, ये दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। और उसके बाद वीट हो गया, राइस हो गया, ये जो दो मेन, और शुगर केन, ये दो क्रॉप्स है ना, ये कितना टेम्परेचर इनके लिए चाहिए, ये याद रखना। जूट और कॉटन, ये दो और क्रॉप्स अपने दिमाग में रखना कि जूट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, पता है ना, वेस्ट बंगाल में होता है, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ये दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी होती है ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एक आपकी सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है, वो सब तो आपने पढ़ा हुआ है, वो दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज का है और स्कोरिंग भी है, और रिपीटिंग मोड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। ये मेन 4 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, ये लास्ट में आपको आपके लिए कुछ लेके आया वो दे दूंगा ना, उससे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी में क्या करें। सर पॉलिटी में पावर शेयरिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, है ना। पावर शेयरिंग दो ही है, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की, दोनों अच्छे से पढ़ लो। और इसमें आपको ये याद रखना है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, बढ़िया से कर लेना। फेडरलिज्म की डेफिनेशन और फेडरलिज्म के फीचर
ये 100% मतलब दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना? याद होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पंचायत को हमारे यहाँ पे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लाया गया, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, पावर्स को लोकल लेवल पे डिवाइड किया गया था। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, है ना? व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में याद रखना। और जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें कौन सी पार्टी कब बनी, जैसे भारतीय जनता पार्टी कब बनी, है ना, 1980 में बनी। अब बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी, 1984 में बनी, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, ये जरूर से जरूर याद रखना, ठीक है। इसके साथ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस जरूर से जरूर पढ़ लेना। मेनली मैं आपको बताऊं, इस पॉलिटी में आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और फीचर बेस्ड क्वेश्चन पॉलिटी में ज्यादा करने हैं। अब बात करते हैं अपना लोग इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में इन चैप्टर में फोकस थोड़ा ज्यादा करना। जैसे पहला चैप्टर आपका डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन एकदम दिमाग में सेट कर लो, पूछी जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये पूछा जाता है, ये दिमाग में सेट कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके साथ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में नेचुरल एक्टिविटी के बेस पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होते हैं ना, इनके एग्जांपल दिमाग में रखना। एग्जांपल क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा ये कौन से सेक्टर में आता है, ठीक है। इसके साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है ये, और हम लोग रूरल एरिया में, गांव के क्षेत्र में कैसे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बैठा लो, पेपर में देखना, इस बार भी छपा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेना। और साथ में जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को क्यों नहीं ऐड किया जाता, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में आपको मैं बताऊं, फॉर्मल लोन वर्सेस इनफॉर्मल लोन, ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके एग्जांपल, इनफॉर्मल लोन कौन सा होता है और फॉर्मल लोन कौन सा होता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे देश में अपने अब्रॉड में बिजनेस क्यों सेटअप करती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पढ़ के जाना, ठीक है। कंज्यूमर राइट की बात करूं तो कंज्यूमर राइट क्या कहते हैं, कोपरा कब आया था, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ये ना, है ना, वो याद रखना कब आया था, 24 दिसंबर। और सार मतलब अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और क्या कहते हैं, कंज्यूमर राइट के फायदे क्या हैं, कंज्यूमर फोरम क्या होता है, ये क्वेश्चंस कंज्यूमर राइट से काफी सारे पूछे जाते हैं, इन पे फोकस करना, ये मेनली इन चैप्टर्स पे फोकस करना, ठीक है। अब बात करते हैं मैप में। देखो मैप में तो मतलब आपका 4 मार्क्स फ्री का है, अगर आप बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करोगे। आयरन माइंस कौन कौन सी होती हैं, है ना, वो दिमाग में फिट कर लो। मयूरभंज हो गई, कद्रेमुख हो गई, ये कहां पे हैं, इनको लोकेट करना सीख लो। कोल माइंस एकदम दिमाग में सेट कर लो, कोबरा की माइन हो गई, है ना, वो रानीगंज, बहुत मतलब जितनी भी कोल्स माइंस हैं उनको बढ़िया से मैप में बढ़िया से कम 4 से 5 बार फिल करके देख लो। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये HVJ गैस पाइपलाइन, है ना, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करने के लिए आता है। अगर ढंग से ड्रॉ करोगे तो फ्री के मार्क्स यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट वाइज टिप्स हो गई। नाउ अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम हॉल के टिप्स। एग्जाम हॉल में क्या करना है, देखो एग्जाम हॉल में बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर के बैठ के पेपर देना, टेंशन मत लेना। क्यों टेंशन मत लेना, क्योंकि यार तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी पेपर थोड़ी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, ये तो तुम्हारी जिंदगी की पहली स्टेप है। पहले स्टेप पे चढ़ो, फिर जिंदगी में पहला स्टेप जहां तुमने चढ़ना सीख लिया, फिर तो लगातार चढ़ते चले जाओगे, तो घबराना नहीं है। और घबराने से हमेशा काम क्या होता है, खराब होता है। जब आप एग्जाम हॉल में जाओ, बढ़िया से प्रभु का नाम लो और उसके बाद अपनी कॉपी जो भी लिखो एकदम सुंदर सुंदर लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। कटिंग को मत करना, प्लीज कटिंग मत करना। अगर कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो एक सिंगल कट मार देना, जिससे एग्जामिनर को यह ना लगे कि इसने गोचापाची करी है, क्योंकि कटिंग का मतलब होता है लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। इसलिए आप क्या करना, जब आप आंसर राइटिंग लिखना, अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो सिंगल कट मार देना, जिससे एग्जामिनर की नजर कम जाती है। अब पता चले, बहुत लोग क्या करते हैं, इसे गोच देते हैं। ये जो गोच देते हैं ना, इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसके पास कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। दूसरी चीज,
हाँ, सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को अटेम्प्ट करना। सारे आ रहे तो अच्छी बात है, सीक्वेंसिंग में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा तो इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। और चीज, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैसे मान लो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखा, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेट्स को हाईलाइट कर दो, उसमें जो लीडर है उनको हाईलाइट कर दो, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रूरल एरिया में किसने किया था, है ना, सिटीज एरिया में कैसा रहा, तो उसमें क्या करो, रूरल एरिया में जो क्या कहते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, है ना, टीचर्स थे, उन्होंने किया, तो उसको हाईलाइट करो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मेरे कहने का मतलब है हाईलाइट करो, और डोंट लीव एनी क्वेश्चन, आए या ना आए, पेपर पूरा करके आना है, भर के पूरा आना है ना, अच्छे से तरीके से भर के आना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। अब आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से कि लास्ट मिनट में सर इतना सारा कैसे रिवाइज करें, सर मेरी कॉपी में रिवाइज करते करते मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो देखो टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को सिर्फ 4 पेज दे रहा हूं। कितने पेज दे रहा हूं? सिर्फ 4 पेज दे रहा हूं। कितने पेज दे रहा हूं? 4 पेजेस। आप इन 4 पेजेस को रिवाइज करोगे। 4 पेज में चारों सब्जेक्ट है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज। 1 पेज में मैंने कंप्लीट हिस्ट्री को पूरी तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी हैं, ज्योग्राफी की लिख दी हैं, पॉलिटी की लिख दी हैं, इकोनॉमिक्स की लिख दी हैं। आप कुछ नहीं करना, आप मेरे टेलीग्राम उदय सर PW पे चले जाना, और वहां पे आप लोगों को फाइल्स के सेक्शन में जाओगे तो एक चीट शीट लिखी होगी, 4 पेज की होगी। बस कहीं से कुछ मत रिवाइज करना, जितना सब कुछ बताया बस वहीं से सब कुछ रिवीजन मिल जाएगा। मैंने पूरे सारे चैप्टर्स को, हिस्ट्री के सारे चैप्टर, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर, पॉलिटी के सारे चैप्टर, इकोनॉमिक के सारे चैप्टर, सब एक एक चैप्टर में रिवीजन के फॉर्म में लास्ट मिनट के लिए, रिवीजन के लिए आपके लिए बना के रख दिया है। वहां से रिवाइज कर लेना, और बस इतना कर लेना, और फिर क्या है, तुम फोड़ दोगे। मुझे भरोसा है, मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा है कि तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है बड़ों से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, बस उसको सही डायरेक्शन चाहिए होती है। मैंने आपको सही डायरेक्शन दे दी है, अब आप सही डायरेक्शन में आ गए हो तो लग जाओ और पेपर फोड़ करके आओ। और मैं गारंटी देता हूं, ये जो तुमको लास्ट मिनट की चिट शीट दे रहा हूं ना, पेपर इसी से रखा हुआ है, देख लेना तुम। और जब पेपर देख करके आना तो इस चिट शीट वाली वीडियो में कमेंट करना कि सर पेपर था कि नहीं था, ठीक है। बाकी बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का मतलब आपके रिजल्ट वाले दिन आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन भी मिलने आएंगे और आपके एग्जाम सेंटर पे मिलने आएंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट वेल विशेसेस हैं। महादेव आपको भला करें और आप बढ़िया से पेपर फोड़ करके आए, और बहुत अच्छा पेपर करके आए, है ना। और परेशान नहीं होना है, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें, ठीक है।